वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का फाइनल पेपर रिविजन्स। तो सारे बच्चे जिनका एग्जामिनेशंस बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशंस मतलब 2 दिन के बाद है, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख के याद करके समझ के जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइनल पेपर का बात करने वाला हूँ। तो बच्चों इस सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, वैसे जितना भी मेरे चैनल पे वीडियो है इकोनॉमिक्स का, वो सारे क्वेश्चंस 100 एमसी क्वेश्चंस आप याद करके जाओ, समझ के जाओ। आपका 100% कहते हैं अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा और 100% आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं और आज के क्लास में हम लोग देखते हैं, और अंतिम आज का वीडियो होगा इकोनॉमिक्स के लिए, इस सेशंस के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या होने वाला है। देखो बच्चा, क्वेश्चंस लगभग में एक दूसरे से अगर आप ध्यान से अगर देखोगे ना, आपके पास क्वेश्चंस बैंक होंगे, या जो मैं यहाँ पे वीडियो में बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस होगा, लगभग में जो है ना एक दूसरे से मैच करता है कि नहीं। अगर आप याद कर लेते हो ना, तो आपका 100% कहते हैं क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं और आज का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों देख सकते हो। जिन बच्चों को हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख सकते हो, जिन बच्चों को इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए दिया गया चॉइस, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे कंज्यूमर सिलेक्शन, ऑप्शन सी फॉर्म सिलेक्शन, ऑप्शन डी बोला गया रेवेन्यू। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए यही सबसे मेन प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक में यही है, चॉइस, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, बोला यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है जो समाज की अगर बात करें, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, मतलब अधिकतम वो लोक कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होते हैं मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर होता है। बच्चों मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन लगभग में आपके फरवरी में है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो कि 2 फरवरी से है। तो आप लोग बस इतना करना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसी में से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बन जाएंगे। बस आपको ध्यान से क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लेते हो और जब सब्जेक्टिव पे जाते हो तो लगभग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब आपको पहले से मिल जाता है। तो अच्छे तरीके से प्रॉपर से आप पढ़ने का कोशिश करें, और अच्छे से सारे क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो, सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लिख देते हो, तो आपको फेल होने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से, ठीक है ना, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ कट कुट नहीं करना, अच्छे मार्जिन कॉपी में देने के बाद, ठीक है ना, लिखना है, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो आपको OMR सीट मिलेगा उसको अच्छे तरीके से फिलअप करना है, अच्छे तरीके से डार्क करना, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से वो चेक हो पाए, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी बात आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम ही होगा इस सब के बारे में, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। बोला गया यहाँ पे, इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है ना, या मैकेनिज्म मतलब बोल सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया गया मोनार्की, ऑप्शन बी दिया हुआ सोशलिस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ मिक्स्ड, और ऑप्शन डी दिया हुआ कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट में ही क्या होता है बच्चा, हमेशा इकोनॉमिक में एक प्राइस मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। प्राइस का अगर डिसीजन अगर लेना होता है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही होता है, ठीक है। पूंजीवाद में हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। जिन बच्चों को हिंदी में देना है हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में देख सकते हो, लेकिन रिवाइज करके अच्छे से जाना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक 1 साल हो चुका है, अगर आप 1 साल में कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, तो ये जो वीडियो बना के आपको दिए हैं सारे क्वेश्चंस आप रट के चले जाओ, अच्छे समझ के चले जाओ, आपका एग्जामिनेशन 100% सही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है बच्चा, वो क्या होता है, चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं टोटल यूटिलिटी। ऑप्शन दिया गया टोटल यूटिलिटी बाय यहाँ पे चेंज क्वांटिटी, ऑप्शन बी दिया हुआ मार्जिनल यूटिलिटी बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी, और ऑप्शन सी लिखा हुआ क्वांटिटी बाय टोटल यूटिलिटी और क्वांटिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा नहीं होता है, मार्जिनल जो यूटिलिटी की बातें करेंगे वो हमेशा ए मतलब टोटल यूटिलिटी, चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। ये फॉर्मूला है, और जितने भी इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला है वो सारे के सारे फॉर्मूला बच्चा आप लोग याद करके जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, लॉ ऑफ एक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, ऑप्शन बी लिखा हुआ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग यूटिलिटी, ऑप्शन सी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन डी लिखा हुआ यहाँ पे लॉ ऑफ
कांस्टेंट यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का अगर बातें कहा जाए तो हम लोग लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के हिसाब से बातें कर सकते हैं, ठीक है। सम सीमांत उपयुक्तता नियम को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन नियम कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर आप ऑप्शंस लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 6 नंबर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन द कैपिटल अकाउंट, इसमें से कौन सा ऐसी चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट में नहीं आ सकता है? ऑप्शन ए ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी बोला गया यूनिलैटरल ट्रांसफर, ऑप्शन सी लिखा हुआ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी लिखा हुआ प्राइवेट ट्रांजैक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। कम ऑन नॉट कम इनटू कैपिटल अकाउंट, मतलब एक तरीके से थोड़ी हो सकता है, एक पक्षीय कोई अगर बात कहा जाए अंतरण का बातें नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है? तो एक पक्षीय अंतरण नहीं होता है, एक दोनों तरफ से होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिलैटरल ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बोला गया यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हो, बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ऑप्शन ए प्राइस लाइन शुड बी टेजेंट। तो टेजेंट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, इस तरीके से ना सर्कल को टच करता है एक पॉइंट को, उसको टेजेंट बोलते हैं। तो प्राइस लाइन शुड बी टेजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोला गया इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ऑप्शंस यहाँ पे सी देखना पड़ेगा, ए एंड बी बोथ दोनों, और डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो बच्चा यहाँ पे अगर मैं बात कहूं तो वैसे सी ऑप्शन हो जाएगा, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व भी होता है, और इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन पे ही चलता है, ठीक है ना। इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? सी। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख ले, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और इसमें आप हिंदी में देखना चाहते हो तो ये हिंदी में दिया गया है और इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चंस यहाँ पे आप दोनों में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वैसे आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो क्वेश्चंस इंग्लिश में क्या था और हिंदी में क्या था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बोला गया यहाँ पे रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, ऑप्शन ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी इनकम इफेक्ट, ऑप्शन सी बोला गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे सारे के सारे जवाब सही हैं क्योंकि ये रीजन बिल्कुल सही है। डाउनवर्ड स्लोप बनाता है डिमांड कर्व का, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से भी होता है और इनकम के भी प्रभाव से होता है, और सब्स्टिट्यूशन अगर एक दूसरे के बदले में अगर बात करते हैं तो उसके वजह से भी होता है। इसी वजह से लग जाएगा बच्चा डी लग जाएगा, ठीक है। मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के कारण जो होते हैं ये सारे जवाब सही है। अब इसी से जो है ना आप चाहो तो क्वेश्चंस 2 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बना के लिख सकते हो, वो आपके ऊपर जो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कैसे उसको लिखना चाहते हो, क्या क्वेश्चंस है। फिलहाल इसका जवाब जो है 8 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए जो फिजिकल पॉलिसी होता है वो तो होता ही है बजट के लिए। ऑप्शंस बोला कि क्यों होता है? टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशंस, ऑप्शन बी टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन सी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ठीक है ना, और इसका जवाब बिल्कुल सारे के सारे सही लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए भी होता है, इकोनॉमिक को एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी होता है, मोबिलाइज रिसोर्सेज के लिए भी होता है। इसी वजह से बच्चा इसका जो जवाब है ये सही है, सारे के सारे जवाब सही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 है जिसका जवाब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन सही है इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोला गया यहाँ पे aggregate supply can be presented as options A national income, options B addition of consumptions and savings, और ऑप्शन C लिखा हुआ है A and B, और ऑप्शन D लिखा हुआ है none of these। तो यहाँ पे जो है ना ये दोनों जवाब सही है। नेशनल इनकम के लिए भी एग्रीगेट सप्लाई जो है प्रेजेंट करता है और एडिशन ऑफ कंजम्पशंस एंड सेविंग के लिए भी बातें किया जाता है। इसीलिए बच्चा सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है राष्ट्रीय आय में भी और उपभोग एवं बचत के जोड़ों के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे सी ऑप्शन लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में यहाँ पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस बोला गया ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड,
और ह्यूमन ऑप्शन बी लिखा रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ऑप्शन सी लिखा देयर इज नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और ऑप्शन डी लिखा देयर इज नो डिफरेंस इन वांट्स। ऐसा नहीं है, ये सब जवाब गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें से बोला गया है जो सही जवाब क्या होना चाहिए, ये सब गलत है। क्या सही है? रिसोर्सेज जो होता है ना बच्चा, जो स्रोत होता है वो हम लोग का सीमित है, लिमिटेड है कि नहीं है? इसी वजह से ये स्टेटमेंट मुझे सही परफेक्ट लग रहा है, इसीलिए रिसोर्सेज आर क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। ह्यूमंस का वांट्स लिमिटेड होता है? नहीं, बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, ये बोला ऑल्टरनेटिव यूज नहीं रिसोर्सेज का, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे ये सब गलत है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 नंबर। ठीक है, आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, आप लगा देना यहाँ पे क्या मैंने बोला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बी ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, साधन सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे 12 नंबर, if income equilibrium level in the economy is determined at the level before full employment, it is known as the state of, क्या चीज होगा भैया? हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जिन बच्चे को लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है डेफिशिएंट डिमांड, ऑप्शंस बी लिखा हुआ सरप्लस डिमांड, ऑप्शन सी लिखा है पार्शियल डिमांड, ऑप्शन डी लिखा हुआ कांस्टेंट डिमांड। तो बच्चा यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा डेफिशिएंट डिमांड होता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में भी आप अच्छे से समझ सकते हो। बोला यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है, तब इसे कहा जाता है न्यून मांग की दशा कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मतलब डिफिशिएंट हो जाता है, कमी, छोटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि हुज स्टेटमेंट इज इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दिए थे भैया? हुज स्टेटमेंट इज इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये तो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, कौन दिए थे? एडम स्मिथ साहब ने दिए थे। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किनका है? एडम स्मिथ का है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में साइंटिफिक जो डेफिनेशंस है, फिलोसफी है, ठीक है ना, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आता ही आता है, इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हु परफॉर्मेड द ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। इसमें से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन है ना आपको बताया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, कौन दिए थे? कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की कल भी जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी मैंने ये बात कहा था। ठीक है ना, क्वेश्चन था। ऑप्शन सी लिखा है मार्शल्स, ऑप्शन बी लिखा है यहाँ पे पेगू, और ऑप्शन से अगर बात करें यहाँ पे सी लिखा हुआ हिक्स एंड एलन, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है रिकार्डो। परफॉर्मेड द ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की बातें कहा जा रहा है बच्चा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हिक्स एंड एलन के द्वारा जो है ना परफॉर्मेड द ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी की बातें कह रहा है, इसी वजह से है ना हिक्स एंड एलन के द्वारा कहा गया। ठीक है, सी ऑप्शंस। बाकी बात जहां पे भी अगर आपको लगे जो ऑप्शंस गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो आप अपने तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस की सवाल है ना भैया, इसीलिए आपको ध्यान रखना। लेकिन मेरे तरफ से हम अपना 100% की तरफ से बता रहे हैं भैया, सारे जवाब लगभग हम सही दे रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, गलतियां तो इंसान से ही होती है। फिलहाल तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 15 नंबर लगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है लगभग में सही है? ऑप्शन सी बोला गया डिफ्लेशन गैप इज ए मेजर ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, ये भी सही है। बी बोला गया इन्फ्लेशनरी गैप इज द मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड, ये भी सही है। बोथ लिखा यहाँ पे ए एंड बी सी ऑप्शंस, और डी लिखा नन ऑफ दिस। तो आप लोग समझ चुके होंगे क्या इसका ऑप्शंस होने चाहिए। हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब जवाब सही है। ठीक है ना, याद कर लेना, इससे हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल पेपर है, फाइनल पेपर है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में 100% इसको अच्छे तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो है ना सब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं बच्चा, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाएगा आंसर, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर बोला गया इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, द डिमांड कर्व ऑफ ए कार कहां पे शिफ्ट कर जाएगा? बोला कि इंक्रीज करा प्राइस पेट्रोल का, डिमांड कर्व कहां पे
शिफ्ट कर जाएगा, कार धड़ाम से नीचे गिर जाएगा क्योंकि पेट्रोल का दाम ऊपर बढ़ गया है, तो कार का जो प्राइजेज है वो शिफ्टिंग कर जाएगा नीचे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ए राइट वर्ड, ऑप्शन बी लिखा हुआ अपवर्ड, ऑप्शन सी लिखा हुआ है लेफ्ट वर्ड, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, और डी बोला गया है डाउनवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड में तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना जो डिमांड कर्व सप्लाई की बात को स्लोप के हिसाब से चलता है ना, वो लेफ्ट और राइट की बातें नहीं समझता, ये हमेशा समझता है यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी अप एंड डाउन की बात नहीं समझता है, क्या समझता है, या तो राइट वर्ड जाएगा या तो लेफ्ट वर्ड जाएगा। तो अब यहाँ पे बोला गया है जो प्राइस जो है ना इंक्रीज करा है, अब प्राइस अगर मान लीजिए इंक्रीज करता है तो हमेशा वो चला जाएगा लेफ्ट वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, किधर चला जाएगा, तो लेफ्ट वार्ड में जाके कार जो है शिफ्ट हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पे कार का जो मांग वक्र है वो खिसक जाता है बाईं तरफ, ये हुआ दाया मेरा, ये हो जाएगा बायां, मतलब इधर से इधर आ जाएगा। बात तो सही है, वो होबे करेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोला गया, यहाँ पे हिंदी में देख लेते हो, देख लो, ठीक है ना, हिंदी में देख लो, यहाँ पे पॉज कर लेना, ठीक है, और आगे इंग्लिश में सुनो। बोला गया यहाँ पे कैंसियस मल्टीप्लायर एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब कैंसियस मल्टीप्लायर जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित या स्थापित किया गया, किन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, ऑप्शन बी लिखा हुआ इनकम एंड कंजम्पशंस, और ऑप्शन सी लिखा हुआ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 17 नंबर क्वेश्चन है, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड इनकम के बीच में ये स्थापित करता है, क्या स्थापित करता है यहाँ पे बच्चा, तो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पे मल्टीप्लायर, केन्स का है ना मल्टीप्लायर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निवेश और आय के जो है ना किन्स का गुणांक सिद्धांत के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बच्चा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया यहाँ पे द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सो बाय, ऑप्शन से द प्राइस लाइन, ऑप्शन बी बोला इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन सी बोला इंडिफरेंस मैप, ऑप्शन डी लिखा हुआ है डिमांड कर्व। क्या हो जाना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा जो तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच में जो विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है वो होता है कीमत रेखा से होता है, मतलब द प्राइस लाइन से ही होता है, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखें। 18 नंबर का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया यहाँ पे डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ थिंग विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस हुज स्टेटमेंट इज दिस। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। बोला गया यहाँ पे मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, ये कथन किसका है, ठीक है ना। तो ये कथन ऑप्शन ए लिखा हुआ है जे.एस. मिल, ऑप्शन बी लिखा हुआ बेनहम, ठीक है ना बेनहम, और ऑप्शन सी लिखा हुआ है मेयर्स, ऑप्शन डी लिखा हुआ है सैमुएल्सन, ठीक है ना सैमुएल्सन, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, बेनहम के द्वारा ये बातें स्टेटमेंट कहा गया था, ठीक है। तो 19 का जो हो जाएगा बच्चा वो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोला हु इज द ऑरिजिनेटेड एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। देखो एफ आर जो है ना खन या खन ऐसे करके जो है ना हम लोग नाम कह सकते हैं, एफ आर होता है काहन, ठीक है ना, एफ आर काहन, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो सबसे पहले जो ऑरिजिनेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है वो एफ आर कन के द्वारा है, काहन के द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन लगा देना। 20 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा बच्चा ए। रोजगार गुणांक का जन्मदाता कौन है, मतलब ऑरिजिनेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का नाम क्या है, तो ए काहन साहब है, ठीक है ना। आप यहाँ से भी ऑप्शन देख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर Who has propounded liquidity preference theory of interest, कौन बताया था बताओ। पहली बात आपको मैंने बार बार हर एक वीडियो में बोला है भैया जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तभी आप अपने को वीडियो को पॉज करो और उसके बाद अपना जवाब खुद से सोचो क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर जवाब मैं जैसे दे रहा हूँ उसमें देखो आपको कितना सही हुआ, ये आपको रिविजन करा रहे हैं, ठीक है ना, फाइनल पेपर के हिसाब से, इसी वजह से आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो हु हैज propounded liquidity preference theory of interest, ऑप्शन से मार्शल्स, ऑप्शन बी ए सी पेग्यू, ठीक है, ए सी पेगू, ऑप्शन डी लिखा हुआ जे एम केन्स और ऑप्शन डी लिखा हुआ एडम स्मिथ। तो कौन बताया था बच्चा 21 का क्या हो जाएगा, जे एम केन्स के द्वारा ये प्रोपाउंडेड किया गया था। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जे एम केन्स साहब ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं।
बोला यहाँ पे द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन, तो हो जाएगा डिप्रेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोला गया इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी बोला गया बूम, ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ दीज। ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि उत्पादन और रोजगार का स्तर अगर गिर जाता है मतलब बाजार में क्या हो जाता है, मंदी हो जाता है, मतलब यहाँ पे डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं, मतलब मंदी हो जाना, ठीक है ना, डिप्रेशन में चला जाए मतलब मंदी हो गया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, जो एग्जामिनेशन है आपको अच्छे से देने हैं, बस सोच समझ के पेशेंस के साथ, घबराने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया हाउ मेनी शेड्यूल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 इन इंडिया। देखो वैसे तो यहाँ पे सीधा सीधा डाटा नजर आ रहा है, 14 जो है ना शेड्यूल किया गया था बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1969 इन इंडिया में। ठीक है, ये डाटा है, इसको याद कर लेने, सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा ए, 14 लगभग में नेशनलाइज बैंक किया हुआ था 1969 में, 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की अगर बात करें तो बोला कि यहाँ पे 24 नंबर विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट मेजर्ड। आप हिंदी में देख लेते हो बच्चा यहाँ पे, ठीक है, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जाता है। बाकी बात यहाँ पे ऑप्शन दिया गया विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट मेजर। ठीक है, ऑप्शन से लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन सी बोला गया पोस्टपोनेट मेथड, ऑप्शन सी लिखा है पॉइंट मेथड, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है प्रोडक्ट मेथड। तो 24 का जो होगा वो हो जाएगा डी, प्रोडक्ट मेथड से आप नहीं कर सकते हो मेजर। ठीक है ना, विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट मेजर, नॉट मेजर नहीं कर सकते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो बोला कि यहाँ पे विच कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेशनिंग कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट इन बैंक्स। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा यहाँ पे राजा चले कमिटी, राजा चलिए समिति, गायपोरिया समिति, ऑप्शन सी बर्मा समिति, ऑप्शन डी लिखा चक्रवर्ती समिति। नहीं, ये किए थे, ठीक है ना, गायपोरिया कमिटी साहब, ये जो है ना कह सकते हैं हम लोग जो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु यही जो है ना समिति का गठन किए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। 25 का अगर बात करें क्या हो जाएगा बी। चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में भी देख लो। बोला यहाँ पे एक्सपेंशन इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए राइज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ऑप्शन बी फॉल इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। बात सही समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन सी लिखा हुआ राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स, और ऑप्शन डी क्या लिखा है फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं मांग में विस्तार का जो कारण है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो और दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना चाहिए, तभी तो उसका मांग बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए प्राइस अगर घट गया तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़े हैं, इसलिए हो जाएगा इसका बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा बी हो जाएगा। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ, इसका जवाब आपको दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे। बोला यहाँ पे विच इज नॉट अ क्वांटिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ऑप्शन से बैंक रेट, ऑप्शन बी मोरल सोसेशंस, ऑप्शन सी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन डी चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो मतलब CRR। तो बच्चा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कंट्रोल मेथड नॉट। ठीक है, मार्केट बैंक रेट से भी कर सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन मोरल सक्सेशन से नहीं कर सकते, नैतिक दबाव से नहीं कर सकते भैया तुमको। ठीक है ना, जबरदस्ती है ना धमकी या नैतिक दबाव से हम किसी को चीज को खासकर क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हाँ है ना। इसलिए इसका जवाब क्या होगा बी। हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हो नैतिक दबाव। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे। 28 नंबर की अगर बात करें बोला कि विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द डिमांड ऑफ विच गुड्स, ऑप्शन गुड्स नहीं गुड्स। ऑप्शन से नॉर्मल गुड्स, ऑप्शन बी गिवन गुड्स, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है नॉन ऑफ दीज। तो 28 की अगर बात करें बच्चा तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा गिवन गुड्स। ठीक है, यहाँ पे अगर इनकम बढ़ता भी है ना, लिखा है यहाँ पे इंक्रीज कंज्यूमर्स का इनकम डिक्रीज द डिमांड फॉर विच गुड्स, तो गिवन गुड्स। ठीक है, गिवन वस्तु में होता है, आय बढ़ने पे उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो गिवन वस्तु का। ठीक है, इनकम बढ़ रहा है तो गिवन वाले जो भी प्रोडक्ट होता है आपने पढ़ा होगा। फिलहाल इसका जवाब बी है इस क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। तो 28 का बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 29 नंबर क्या कह रहा है बच्चा,
केन्सियंस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन से इफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन बी से लॉ ऑफ मार्केट, ऑप्शन सी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। नहीं, इफेक्टिव डिमांड से एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 29 का। हिंदी में चाहो तो देख सकते हो, किन्स के सिद्धांत का जो संबंध है वो प्रभावपूर्ण मांग से होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप अपना जो है ना अच्छे से एग्जाम का तैयारी कैसे कर सकते हो, आपको अपने ध्यान से देखना है। चलो 30 नंबर की बात कर लेते हैं। बोला कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो हम लोग किसी इनपुट को बनाने में अगर जो हेल्प करते हैं, जैसे रेंट में, ठीक है ना, वेजेस में जो हम लोग खर्चा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसमें जो खर्चा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है ना, और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, जो उसमें अगर कहा जाए डिप्रिसिएशन की बात करें, जो नॉमिनल चार्ज होता है ना उसमें ऐड करना होता है, तो हो जाता है IMPLI, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं उसमें लग जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आ गया होगा? थोड़ा बहुत मैंने यहाँ समझा दिया। अब क्वेश्चंस बोला गया इसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या इंक्लूड करना है? एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, ये भी सही है। वेजेस ऑफ लेबर, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बोला इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी बोला इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां जो आप देख रहे बच्चा, ये 30 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, यहां पे हो जाएगा डी। ये सब जो है ना, ये सब जो दिख रहा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो इधर से लगता है ये इसमें शामिल होता है। ठीक है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल की अगर बातें करें, ये हो जाता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट में चला जाता है। ठीक है ना, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में चला जाता है। लेकिन अब हम इसमें क्या कह सकते हैं? इसमें बोला गया इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड क्या होगा, तो हम तो कहेंगे तीनों होता है। ठीक है ना, यही नहीं होता है। इसको क्वेश्चन लिखना चाहिए नॉट इंक्लूड्स। ठीक है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे लिखना चाहिए नॉट इंक्लूड्स, तो इसका जवाब डी हो जाता। ठीक है ना, फिलहाल आपको मैंने बता दिया जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये नहीं किया जाता है, ये किया जाता है मैंने अभी बताया इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें लिखना चाहिए था क्वेश्चंस में नॉट। ठीक है, तब ये इसका जवाब हम ये लगा देते हैं। ठीक है, इसको नहीं शामिल किया जाता है इसमें। आई होप आप मेरा बात समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो बोला गया है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी कॉस्ट। ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन बी नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन सी रियल कॉस्ट और ऑप्शन डी बोला गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। 31 की बात कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा भैया रियल कॉस्ट। ठीक है, मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं है, तो वास्तविक लागत। बाकी बात अगर देखा जाए तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आता है मनी कॉस्ट के लिए। यहाँ पर रियल कॉस्ट शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर बोला गया है फॉर्म अर्न प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ऑप्शन ए लग जाएगा, एक के बार में इसका जवाब यही होगा। ठीक है, फॉर्म का जो कंपनी का अगर बात करें जाए, फॉर्म का जो प्रॉफिट होगा वो कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा और एवरेज कॉस्ट कम। ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम, तभी जो है ना आपका फॉर्म का अर्न प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर बोला गया यहाँ पे वेजेज कट मेंटेनेंस फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू होम। ऑप्शन यहाँ पर ठीक है लिखा हुआ ए पेगू, ऑप्शन बी लिखा हुआ है केंस और ऑप्शन सी लिखा हुआ है मार्शल, ऑप्शन डी लिखा हुआ है रिकार्डो। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते बच्चा, मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है किसके अनुसार। ठीक है, हिंदी में तो आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका अगर मैं जवाब दूं तो यहाँ पे सीधा सीधा जवाब जो है ना जाता है किसके, पीगू साहब के पास। ठीक है ना, मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को जो बनाए रखता है ये है पीगू साहब के अनुसार। ठीक है, ए ऑप्शन लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का, 33 का ए हो गया। 34 पे चलते हैं। बोला गया जे एम केन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। 1936 में किया गया था, 1936 में। इसमें ज्यादा बहस नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 35 नंबर हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेना। अब बोला यहाँ पे विच मेथड इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज क्रेडिट एबिलिटी। ऑप्शन ए रेजिंग रेपो रेट, ऑप्शन बी
रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जब सेंट्रल बैंक इंक्रीज करना चाहता है क्रेडिट एबिलिटी को, तो उसके लिए जो है ना बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बातें कर सकता है। तो 35 की अगर बातें करें तो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा 35 का? सी। ये 35 नंबर क्वेश्चन है, ये सी हो जाएगा। इंग्लिश के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद पर केंद्रीय बैंक ऋण की जो उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो उपाय करता है वो यही है, ठीक है ना। सी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद पर। ठीक है, मैं रिपीट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो ये बात समझ में आ गया। 36 नंबर पे चलते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ग्रांटिंग लोन बाय कमर्शियल बैंक? ऑप्शन ए कैश क्रेडिट, ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन डी बोला गया पे डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। 36 की बातें चल रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ग्रांटिंग लोन्स बाय कमर्शियल, तो नोट लगा दिया ना, इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन की बातें चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक ऋण देने की सुविधा का घर संगठक नहीं है? तो कह सकते हैं साख निर्माण। 36 का सी हो जाएगा, 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे आते हैं। बोला यहाँ पे हिंदी में देख लो, देख लिया। अब बोला कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस बाय कमर्शियल बैंक कम्स टू एंड व्हेन? ऑप्शन से फ्रेश डिपॉजिट विद बैंक बिकम जीरो, रिजर्व रेशियो बिकम जीरो, मनी मल्टीप्लायर बिकम जीरो, और ऑप्शन डी लिखा है टोटल मनी रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, यहां क्वेश्चन नंबर 37 है और यहां पे हिंदी में अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपको सही नजर आता होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं डी, कुल धन का भंडारण प्रारंभिक जमा के बराबर जब होता है तभी ऐसा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बचा लगने वाला है वो डी। हिंदी में तो आप देख लिया डी इस तरीके से लग जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश रहा और इसका जवाब बहुत नीचे चला गया, तो डी कौन सा है देख लो, टोटल मनी रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, ये लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर? 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, सीधा लगा दो, ज्यादा इसमें बहस नहीं, 5 टाइप्स होते हैं, ऑप्शन बी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 39 नंबर, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ऑप्शन ए विल बी जीरो, विल बी यूनिटी, विल बी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी लिखा है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें किया जाए बच्चा तो हमेशा होता है विल बी यूनिट, मतलब इकाई होती है। एक रेजु रेखी मांग का वक्र का माध्यम बिंदु जो मांग की जो लोच होता है वो हमेशा इकाई ही होती है, मतलब विल बी यूनिटी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है ना। इलास्टिसिटी डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो होगा विल बी यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोला यहाँ पे अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है? हिंदी में देख सकते हो, ठीक है ना। आनंद, खुशी, लाभदायकता, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। फिलहाल इंग्लिश में यहाँ पढ़ के दिखा देते हैं। यूटिलिटी इन इकोनॉमी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, ऑप्शंस बी प्लेजर्स, ऑप्शन सी हैप्पीनेस, ऑप्शंस डी यूजफुलनेस। वैसे यहाँ पे देखो प्लेजर, हैप्पीनेस ये भी बातें किया जाता है, लेकिन यूटिलिटी इन इकोनॉमिक मींस में जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तब तक बातें होता नहीं। जो आपने चाहा और उसके हिसाब से आपको संतुष्टि करने की यहाँ पे चेष्टा अगर है तो इसी वजह से यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मींस जो है यहाँ पे आता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ऑप्शंस लग जाएगा ए। थोड़ा सा ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शंस यहाँ पे देखना जरूरी है ताकि तो आप कंफ्यूज करोगे तो पता चलना चाहिए, ये है ना, ये ऑप्शंस है। बाकी बात हिंदी में भी क्या होगा, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, यही होगा ऑप्शन ए, ठीक है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की अगर बात करें बोला यहाँ पे व्हाट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन शो बाय हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हायर लग जाएगा बी, ठीक है बच्चा। 41 की अगर बातें करें तो हो जाएगा बी हो जाएगा। व्हाट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उच्च दर्शावक संतुष्टि का कौन सा स्तर होता है, दर्शाता है, उच्च ही दिखाएगा हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बोला गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व शो ऑप्शंस ए परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी न्यूट्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होना चाहिए बच्चा, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होता है ना तभी क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला डिमांड बनता है, जो कि इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे करके एक हाइपरबोला बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बातें करें तो जवाब जो होगा 42 का वो हो जाएगा सी, जब यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा तब। ठीक है बच्चा, तो यहां तक बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर हिंदी में देख सकते हो, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पाद के प्रथम चरण में क्या होता है, हिंदी में देख लो, देख लिया। चलो अब बात करते हैं इंग्लिश में। बोला कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन ए बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट राइज, ऑप्शन बी मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेज, ऑप्शन सी एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, ऑप्शन डी बोला गया मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। तो ऐसा अगर बात कहा जाए तो पहला ही मुझे जवाब सही नजर आ रहा है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तभी हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शंस माने जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जवाब हो जाएगा बच्चा ए, ये है क्वेश्चन नंबर 43, इसका जवाब है ए, ठीक है। इसको थोड़ा हिंदी में यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते रहते हैं, इसका जवाब है ए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पाद के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया 43 का। नेक्स्ट प्रश्न की आते हैं क्वेश्चंस 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग पहले सोचो, ये बहुत बार मैंने क्वेश्चंस का जवाब दिया है, ये भैया फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो बराबर होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, बोला गया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ये दोनों जवाब यहाँ पे देखो, ऑप्शन 4 को दिया गया। ऑप्शन ए वेयर एमआर मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो बराबर होगा एमसी का, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का। ऑप्शन सी बोला कि वेयर एमसी कट्स एमआर फ्रॉम द बिलो, और ऑप्शन सी लिखा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो वैसे यहाँ पे दोनों जवाब सही हैं, जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होते तभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और जब मार्जिनल कर्व कट कर देता है मार्जिनल रेवेन्यू का नीचे तब भी जो है ना सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, इसीलिए जवाब हो जाएगा इसका सी, ठीक है। ये सब याद रखो। अब इससे भी क्या हो सकता है, मैंने यहाँ इससे भी अगर कहा जाए तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बन सकता है, पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। जब कब जो है ना आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो अगर मान लीजिए आप ऑप्शन सही तरीके से लिखो तो आप क्या कहोगे, ये 2 ऑप्शन लिख दोगे, वहां पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में तो हो गया, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ये भी मिल गया वो भी मिल गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, बोला यहाँ पे इंग्लिश में तो ठीक है, हिंदी में देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन से इन विच मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू एमआर नेवर बिकम जीरो या नेगेटिव। ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन सी लिखा है परफेक्ट कंपटीशंस। तो 46 की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशंस में ही कभी भी जीरो मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होता है, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 47 नंबर बोला यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट शो। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो शो करेगा बच्चा वो हमेशा करता है यहाँ पे टीआर बराबर में टीसी करता है, ठीक है, ये याद रखना, कोई ग्रेटर देन लेस देन की बातें नहीं होती, हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की अगर बात करें, बोला कि इफ द अदर थिंग्स रिमेन द सेम, what does the positive relationship between the price and quantity supply of commodity signify? Options A elasticity of demand, options B elasticity of supply, option C law of supply, और options D supply functions। तो 48 की अगर है बच्चा यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई के लिए हो जाता है, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम होता है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो होगा प्राइस और क्वांटिटी का वो हमेशा होता है लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से ही होता है, ठीक है। ऑप्शंस लग जाएगा यहाँ पे सी, आप हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों, यहाँ पे सी लगा देना, यहाँ पे सी लगा, पूर्ति के नियम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे चलते हैं, हिंदी में देख लिया। बोला यहाँ पे when the proportionate change in the supply of goods is more than the proportionate change in the price, the elasticity of supply will be less than unity, ऑप्शन बी इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, या डी इनफाइनाइट। हमेशा होता है ग्रेटर देन यूनिटी पे ही होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो, यहाँ पे हिंदी में भी समझ लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, स्क्रीनशॉट ले लो या अपने हिसाब से पॉज करके आगे पीछे करके देख सकते हो। लिखा हुआ जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की जो लोच होता है वो इकाई से अधिक होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सी लग जाएगा ग्रेटर देन 1।
50 नंबर क्वेश्चन बोला गया है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगा बराबर में इक्वल्स टू जीरो तो बोला गया यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू जीरो मींस दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज क्या होगा ऑप्शंस ए परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शंस बी परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शन सी लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शन डी बोला गया है यूनिटी ऑफ सप्लाई। तो हमेशा ध्यान रखना जब बराबर में जीरो तो हमेशा होता है परफेक्ट इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लग जाएगा ऑप्शन बी। 50 का क्या हो जाएगा बच्चा, बी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली में क्या होता है, एक वो सेलर होता है, बाकी बात बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब खरीदने वाला होता है, बायर्स होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिखा हुआ है नोट, क्या लिखा है यहाँ पे, नोट लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन से वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये है, ये नोट में नहीं आएगा। ऑप्शन बी लिखा है मोनोपोलिस्टिक एज ए प्राइस मेकर, ऑप्शन सी लिखा है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स, और ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए डी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। वैसे देखो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक एज प्राइस मेकर होता है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे नोट लगा दिया है, तो फ्री एंट्री और एग्जिस्ट में नहीं होता है, मतलब ये जवाब इसका सही है, लग जाएगा सी। ठीक है बच्चा, ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है भैया, 51। तो 51 का जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ध्यान रखना 51 का क्या हो जाएगा, सी। हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे चलते हैं। बोला गया यहाँ पे विच इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी देख लो भैया, जरूरी है, देख लिया। बोला विच इज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा जो है ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय शामिल कर सकते हैं। ऑप्शंस ए परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, ऑप्शंस बी इंटरमीडिएट कमोडिटीज, ऑप्शन सी ट्रांसफर पेमेंट, ऑप्शन डी लिखा हुआ है न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो 52 की अगर बात करें तो इसको भी शामिल कर सकते हैं, जब न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएगा ना तो हम लोग यहाँ पे विच इज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को भी शामिल कर सकते हैं नेशनल इनकम के लिए, ठीक है, ठीक है। 52 समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 53 के लिए। बोला व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर, तो जीएनपी डिफ्लेटर की बात करें, जीएनपी डिफ्लेटर रिक्वेस्ट होता है नॉमिनल जीएनपी बाय में रियल जीएनपी इनटू 100। ये मैंने बहुत बार फॉर्मूला बातें कर रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। ऑप्शन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये है, प्राइस एस्टिबिलिटी, ऑप्शन सी लिखा हुआ स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन डी लिखा यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब प्राइस एस्टिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, तो प्राइस एस्टिबिलिटी फंक्शन नहीं है मनी का, ठीक है, ये जवाब आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55 नंबर। Which one is included in the secondary function of money, ठीक है। ऑप्शंस ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शंस बी स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी बेसिस ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन डी मेजर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे बात लिखा हुआ है विच वन इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी के लिए बोला है, ये तो प्राइमरी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो प्राइमरी है, मेजर ऑफ वैल्यू की बात करें ये भी प्राइमरी में आते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू और ये बेसिस ऑफ जो क्रेडिट लग रहा है मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इसको सेकेंडरी में रख सकते हैं। तो बी वैसे तो आपका सही जवाब है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे अगर लग रहा है नहीं सर ये भी आता है, तो वैसे मुझे भी लग रहा है ये आ रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू और बेसिस ऑफ क्रेडिट का भी बातें सेकेंडरी मनी के फंक्शंस में किया जाता है, ये सब तो प्राइमरी में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले अगर बात कहा जाए तो स्टोर ऑफ वैल्यू और बेसिस ऑफ क्रेडिट ये दोनों आंसर इसके सही माने जाएंगे, ठीक है। तो 55 की अगर बात करें बच्चा तो बी एंड सी दोनों लगा सकते हो, ठीक है। वैसे आपके एग्जामिनेशन में आंसर ऑप्शन जो है ना हटा के सही तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पे चलते हैं। बोला गया यहाँ पे विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन ए ईयर 1991, ऑप्शन बी बोला गया नरसिम्हा कमेटी, ऑप्शन सी लिखा वाई भी रेडी कमेटी, ऑप्शन डी लिखा हुआ ओनली ए एंड बी। एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का यहाँ पे रिफॉर्म्स की बातें चल रही बच्चा, तो यहाँ पे ए और बी सबसे पहले रिफॉर्म्स हुआ था 1991 को हुआ था और ये नरसिम्हा कमेटी के द्वारा ही रिफॉर्म्स किया गया था, ओनली ए एंड बी ही हो सकता है ना। तो ऑप्शंस वैसे ऑप्शंस कौन से लगाएंगे हम लोग, डी लगाएंगे, ए एंड बी दोनों सही, इसीलिए इसका जवाब जो होगा
वो डी लग जाएगा। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से क्या जुड़ा हुआ है? 1991 जुड़ा हुआ है और नरसिम्हम कमेटी जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ के अच्छे तरीके से लिखना भैया। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें, यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो। ठीक है, केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, मतलब सेंट्रल बैंक का इसमें से कौन सा काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे तो ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? ऑप्शन ए मोनोपोली ऑफ नोट इशू, ये तो है। ठीक है, ऑप्शन बी लिखा बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लिखा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और ऑप्शन डी लिखा क्रेडिट क्रिएशंस। तो 57 की अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशंस है ना, सेंट्रल बैंक का काम नहीं होता है, वो कमर्शियल बैंक का काम होता है। ठीक है ना, क्रेडिट कंट्रोल जरूर है लेकिन क्रेडिट क्रिएशंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो फंक्शंस की अगर बातें करें, देखो मोनोपोली भी है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का भी बातें करता है, लेकिन ये वाली बातें नहीं करता है। ये काम इसका नहीं है, साख का निर्माण इसका काम नहीं है, ये किसका काम है? कॉमर्शियल बैंक वाले का काम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा देना डी 57 का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 58 नंबर पे। बोला यहाँ पे हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? इतना आसान क्वेश्चन आपको पता चल ही चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 58 का क्या हो जाएगा बच्चा? ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग ना कस्टोडियन ऑफ द इंडियन बैंक सिस्टम कहते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। है कि नहीं है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, बोला यहाँ पे which of following is related to नरसिम्हम कमेटी? अभी हम लोग बातें देखे हैं जो क्या चीज के बारे में बोला गया था, क्या बात सही था? which following is related to नरसिम्हम कमेटी? ऑप्शन सी टैक्स रिफॉर्म, ऑप्शन बी बैंकिंग रिफॉर्म, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिफॉर्म्स। ठीक है, 59 का क्या होगा? बी बैंकिंग रिफॉर्म। अभी हम लोग देखे हैं ना 1991 और बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हम कमेटी की बातें, इसी वजह से इसका बी हो जाएगा बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की अगर बात करें तो 60 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में देख सकते हो। ठीक है, देख लिया। इंग्लिश में बोला गया व्हाट इज द कंजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नोन एज? ऑप्शंस ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शंस बी कैपिटल फॉर्मेशंस, ऑप्शन सी डिप्रिसिएशंस, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। नहीं, फिक्स्ड कैपिटल पे हमेशा क्या लग जाता है? डिप्रिसिएशंस। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जहां भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, Who gave the concept of economic growth in economics? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अच्छे तरीके से बच्चों। बोला कि Who gave the concept of economic growth in economics? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स और ऑप्शन डी सैमुअल्सन ने। ठीक है, यहाँ पे जो जवाब होगा वो हो जाएगा सैमुअल्सन ने किए थे भैया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला कि यहाँ पे पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आर ऑप्शन ए ट्रांसफर इनकम, ऑप्शन बी जनरेटेड इनकम, ऑप्शन सी मिक्स्ड इनकम, ऑप्शन डी इनकम अर्न। नहीं, ये होता है पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो होता है वो होता है ट्रांसफर्ड इनकम कहलाता है। पेंशन और बेरोजगार भत्ता क्या है? एक हस्तांतरित आय होता है, सृजित नहीं होता है, मिश्रित नहीं है, अर्जित नहीं है। ये क्या है? ट्रांसफर्ड इनकम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट? ठीक है, यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन सी रिकवरी ऑफ लोन और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे सर्विस टैक्स। तो 63 की अगर बात करें, रिकवरी लोन नहीं होता है। विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रिकवरी लोन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 64 की तरफ। बोला यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन कॉल्ड? ठीक है, ऑप्शन ए एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ऑप्शन बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑप्शन सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ऑप्शन डी बोला गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स। यहाँ पे 64 की अगर बात करें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स ही हम लोग कह सकते हैं टोटल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन का रेशियो माना जाता है। ठीक है, जो कुल आय और कुल भोग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे 64 का क्या हो जाएगा बच्चा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, Who has
मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, हु हैज मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? ऑप्शन ए केन्स, ऑप्शन बी जॉर्ज किंग्स, ऑप्शन सी को क्या इसको पढ़ सकते हैं कुंजनेट्स, ऑप्शन डी बोला गया गाडगिल्स, ठीक है। 65 की अगर बात करें तो जॉर्ज किंग थे, ठीक है ना। ग्रे गॉगरी, यहाँ पे क्या है ग्रे गॉगरी, ग्रेगरी किंग, ठीक है, सॉरी नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत करने के लिए, लेकिन इसका जवाब क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 66 नंबर, बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो मनी? M1 होता है, ठीक है ना। नैरो मनी किसमें होता है भैया? तो M1 को बोला जाता है, और ये M1 M2 M3 M4 ये सब क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर ले, चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हो चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हो, इकोनॉमिक्स दोनों का सेम ही होते हैं, तो दोनों बच्चों के लिए फायदा वाला वीडियो है, ठीक है ना। दोनों बच्चे देख सकते हैं, मतलब आर्ट्स वाले भी और कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना। 12th में जो है उनको ये क्वेश्चंस आपको सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, मैंने बोला रिविजन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर बोला गया है व्हाट इज एडेड इन प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट? ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी वैल्यू एडेड, ऑप्शन डी लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो 67 की अगर बात करें तो वैल्यू एडेड कर लो, यहाँ पे यही काफी है। तो व्हाट इज एडेड इन प्रोडक्शन मेथड? तो वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू ऐड कर लो, अपने आप जो है ना उत्पादन की सारी तरीके से जोड़ लिया जाएगा। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? तो हम कह सकते हैं वर्धित मूल्य को जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, 66 था हो गया था, 67 भी हो गया। 68 क्या करे बच्चा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो तरलता पास, मतलब जाल में ब्याज दर का क्या मान रहता है? ऑप्शन से एवरेज, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी हाई, ऑप्शन डी बोला यहाँ पे लॉ, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम रहता है, ठीक है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट लिक्विडिटी ट्रैप? तो ऑप्शन बी मिनिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ चलते हैं, बोला यहाँ पे केन्सियंस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? ऑप्शन से इफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन बी सप्लाई, ऑप्शन सी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ऑप्शन डी बोला गया पब्लिक फाइनेंस। नहीं, 69 की अगर बात करें बच्चा इफेक्टिव डिमांड, ये क्वेश्चन एक बार और आपने देखा होगा, ठीक है। तो केन्सियंस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? इफेक्टिव डिमांड के हिसाब से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 तरफ चलते हैं, बोला यहाँ पे चलो इसको इंग्लिश में या हिंदी में बात बराबरी होगा। यहाँ पे दिया हुआ है इफ MPC 0.5 देन मल्टीप्लायर K विल बी 2 होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार और बताया था। इसका फॉर्मूला होता है 1.1 माइनस, अब ये 0.5 की अगर बातें करें तो ऐसे करके अगर घटाते हैं तो बचेगा 0.5 ही बचेगा, और यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, और 10 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं 10/5 तो हो जाएगा 2, इसी वजह से इसका जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसका गुणांक दे दिया 4, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, बोला कि इफ मल्टीप्लाई के 4 दिया हुआ है देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स विल बी क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लिखा है 1, ऑप्शन सी लिखा है 0.25 और ऑप्शन डी लिखा हुआ है 0.75, ठीक है। तो 72 की अगर बात करें बच्चा तो हो जाना चाहिए आपका 1, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए 72 का? 72 का नहीं, 72 थोड़ी है, फिर से निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लायर दे दिया है 4 दे दिया है, ठीक है। अब 1 से अगर माइनस करते हैं मल्टीप्लाई 1/MPS के हिसाब से 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 4, नहीं ये 4 नहीं दिया, यहाँ पे MPS, ठीक है सी, और यहाँ पे दे दिया है आपका 4, उसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके चलेंगे तभी पता चलेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करें 4, यहाँ पे 4 MPC इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो माइनस 4 MPC यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 4, तो 4 तो हो गया, तो माइनस 4 MPC इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 अब हो जाएगा 4, 3/4, तो 0 पॉइंट लगभग में 75 आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? होगा ना। तो 0.75, 71 की अगर बातें करें तो कौन सा हो जाना चाहिए? 71 है, ठीक है ना। तो 71 का हो जाएगा डी हो जाना चाहिए, दिया हुआ 0.75 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया, क्या होगा बच्चा? यहाँ पे डी हो जाएगा 0.75 ही होगा, ठीक है, ये होगा 71 का।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर बोला कि यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम मोस्ट कंट्री हैड ऑप्शन से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी बोला गया पैक्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन सी बोला गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ऑप्शन डी बोला गया नॉन ऑफ दीज। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हो ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या किया गया था। ठीक है, आपने ऑप्शन यहाँ पे देख लिया हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी लिखा हुआ है पैक्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, 72 का यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं, नॉन ऑफ दिस, यहाँ पे जो है ना आप ये लगा लो। ठीक है, पैक्ड एक्सचेंज रेट किया गया था, अधिकृत विनिमय दर बताया गया है। ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय में अधिकांश देशों में क्या था, अधिकृत विनिमय दर, मतलब पैक्ड एक्सचेंज रेट की बात होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा बी। ठीक है, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 72 का मैंने बता दिया बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे गुड्स विच कैन ऑल्टरनेटिव बी यूज्ड आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शंस, बिल्कुल दिख रहा है बच्चा, यहाँ हो जाएगा बी। कौन सा क्वेश्चन है, 73 नंबर, ये जो क्वेश्चन है वो है 73 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर बोला गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स इज, क्या होता है, ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी इनवर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनवर्स होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्या रिलेशन बताता बच्चा, प्राइस एंड क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी के हिसाब से बताता है। ठीक है, कभी कभी लगता है मैं तोतला सा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है। तो बहुत सारे बच्चों के एक के बारे में दिमाग में आता होगा, यही वाला फंक्शन है। इसमें ऑप्शंस की बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्शन फंक्शन है ना, यही फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी इक्वल्स टू फंक्शन जो करे लेबर हो कैपिटल्स हो, यही वाला लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें और भी बातें हम लोग जोड़ सकते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा। 76 पे चलते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया मुद्रास्फीति का अन्यायपूर्ण और मुद्रा का संकुचन अनुपयुक्त है, किंतु इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किसका है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज inexpedient, but of the two perhaps deflation is the worst. Whose statement is this? Options A Marshalls, options B Keynes, option C Lewis और options D बोला यहाँ पे नरकेस। ठीक है, तो 76 की अगर बातें करें बच्चा यहाँ पे, तो केन्स साहब ही दिए थे ये स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज inexpedient, but the two perhaps deflation is the two words. Whose statement is this? केन्स साहब। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 बोला कि व्हाट इज सप्लाई इन लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए इसमें सप्लाई क्या बोला गया, दीर्घकाल में पूर्ति क्या होती है। ऑप्शन ए इन इलास्टिक, ऑप्शन बी इलास्टिक और ऑप्शन सी लिखा हुआ परफेक्ट इलास्टिसिटी और डी लिखा हुआ परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, ये जो लिखा हुआ आप हिंदी में देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सप्लाई इन लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में अगर बातें करें हमेशा इलास्टिक होता है। ठीक है ना, लोचदार होता है, हमेशा लोचदार, बेलोच नहीं, लोच होता है। ठीक है ना, इलास्टिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर बोला कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 78 के लिए बातें चल रहा है, तो बोला कि पर कैपिटा इनकम जो होता है वो टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन, ये भी सही है, करंट का बताया है। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, पॉपुलेशंस बोथ ए एंड बी, तो ये जवाब दोनों सही है, इसीलिए आप लगा दो सी। ठीक है, ये दोनों जवाब इसके सही हैं। पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, या ये भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों जवाब इसके सही हैं, इसलिए लग जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 बोला कि यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड वेयर है। ऑप्शन ए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ऑप्शन बी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज मोर एग्रीगेट सप्लाई फंक्शंस, ऑप्शन सी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और बोला कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, और डी लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बचा क्या लगना चाहिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इक्वल, तो एग्रीगेट जो डिमांड फंक्शन है तो इक्वल, तो इक्विलिब्रियम पे लेके चलो ना, सीधी सी बात। ऑप्शन सी लगाओ, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस
इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, दोनों बराबर होगा तभी तो माना जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन से लग जाएगा भैया, ठीक है ना। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड होता है तभी जब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा देना। ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, 79 नंबर। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, मुझे 80 नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू इज लेस फॉर पेपर मनी। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे है। ऑप्शन ए इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन बी फेस वैल्यू, ऑप्शन सी मार्केट वैल्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो 80 का अगर बात करें बच्चा हो जाएगा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है ना, क्या होता है, आंतरिक वैल्यू से कम होता है। पत्र मुद्रा का निम्नांकित में से कौन सा मूल्य कम होता है, तो आंतरिक मूल्य कम होता है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतान का कुल योग को क्या कहते हैं, आपने हिंदी में देख लिया। चलो इंग्लिश पे चलते हैं। What is aggregate of all factor payment in the economy? Options A market income, options B income of entrepreneur, options C national income, options D लिखा हुआ है none of these। तो 81 की अगर बातें करें बच्चा तो यहाँ पे हो जाएगा national income। What is aggregate of all factor payment in the economy? National income। ठीक है, क्या होता है, नेशनल इनकम लग जाएगा, सी ऑप्शन लग जाएगा 81 का। ठीक है, चलते हैं इसको हिंदी में दिखा देते हैं। बोला गया अर्थव्यवस्था में सभी साधन का भुगतान का कुल योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, दोनों जवाब देने से बच्चे लोग हिंदी में दे या इंग्लिश में दे, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, रिटेलर ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज। नहीं, ये सब कहां से होगा, एग्रीकल्चर। प्राइमरी मतलब क्या, जो नेचर से मिलता है उसी में बोलते हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज। ऑप्शंस ए नेशनल इनकम, ऑप्शंस बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी डोमेस्टिक इनकम, ऑप्शन डी पर्सनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, आप सही पूछा है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड। देखो अब यहां से भी आपको जो है ना 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या है, सकल निवेश क्या मतलब हो सकता है इसमें से। ठीक है ना, तो अब इसमें से पहले ये डिसाइड कर लो कि आपका सही जवाब क्या है। जब सही जवाब अगर बच्चों आपको मिल जाता है ना तो आप इसका जवाब लिख सकते हो। वैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम होता है। अब पता है क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहां से 2 मार्क्स क्या बन सकता है, राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके भी आ सकता है जो क्या समझते हैं, ठीक है ना, या क्या होता है ये भी आ सकता है। तो आप मान लो जब ये पूछ दिया तो आपको ये मालूम है साधन लागत दर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या, तो हम राष्ट्रीय कहते हैं, तो यहां तक लिख लेंगे। ठीक है ना, वो भी चलेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, है कि नहीं। तो अपने पास दिमाग रहना चाहिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर बोला गया यहाँ पे हिंदी में देख लो। ठीक है ना, इसको नहीं पढ़ने वाले हम, इंग्लिश से पढ़ते हैं। बोला गया यहाँ पे 84 नंबर, एवरी फॉर्म यूजेज लेबर अप टू द पॉइंट वेयर। ऑप्शन ए कब तक यूज करेगा, लेबर एवरी फॉर्म यूजेज लेबर अप टू द पॉइंट वेयर। ऑप्शन सी लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द वेजेज रेट। ऑप्शन बी लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज लेस देन टू द वेजेज रेट। ऑप्शन सी लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द वेजेज रेट। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इतना पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। एवरी फॉर्म यूजेज लेबर अप टू द पॉइंट वेयर, बोला यहाँ पे लेबर्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द वेजेज रेट होता है, तभी होता है। ठीक है, ए लग जाएगा। बाकी बात मैं यहाँ पे हिंदी में दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यही लिखा हुआ था और यहाँ पे ए लगा, जहां श्रम कीमत सीमांत उत्पादन मजदूरी दर के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 85। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मार्केट। ऑप्शंस ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शंस बी ओलिगोपोली ओनली, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी लिखा बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो 85 की अगर बात करें बच्चा डी लग जाएगा। ठीक है ना, ये डी हिंदी में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्प अधिकार दोनों में लगता है, डी लग जाएगा। यहाँ पे आपने देख लिया, अरे भैया ठीक है, तो यहाँ पे विविध उत्पाद किस बाजार में, यहाँ पे हिंदी में देख लिया, इसका जवाब डी लग जाएगा, डी डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 86 नंबर बोला गया यहाँ पे इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व ऑफ प्रेसेबल गुड्स इज। ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो 86 की अगर बातें करें बच्चा तो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे होता है, या क्या होता है, ये ऑप्शन ए क्या है, कहाँ है ऑप्शन ए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस,
आप बी लिखा पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ परसेप्टेबल गुड्स इज, ठीक है, ऑप्शन से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ठीक है, शॉर्ट पीरियड है ना, तो शॉर्ट पीरियड में अगर बातें करें तो यहाँ पे अति अल्पकाल में नाशवान वस्तु की जो होता है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। हाँ, तो यहाँ पे यही जवाब होना चाहिए, परपेंडिकुलर ही बन जाता है लगभग में, ठीक है ना। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ पेरिसेबल गुड्स इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑप्शन ए लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर बोला गया यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में भी है। ऑप्शन ए इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन सी फॉल एज मोर यूनिट्स एज प्रोड्यूस, और ऑप्शन डी बोला राइज एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो 87 की अगर बात करें बच्चा तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, फॉल्स नहीं, फॉल एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस, है कि नहीं, होता ही है। एवरेज कॉस्ट है ना, जब फिक्स होता है, बोला कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है, फॉल होता है, गिरता है जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 88 नंबर बोला गया है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्सेज कॉल्ड, सेल्फ बोला गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस की बातें मैंने बोला है। तो यहाँ पे 88 की अगर बातें करें बच्चा तो बोला गया है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, बिल्कुल नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। जब भी अगर बात किया जाएगा जो कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्सेज अगर होता है, ठीक है ना, स्वात्मिक साधनों की लागत को हम लोग जो है ना अस्पष्ट लागत कहते हैं, मतलब इंग्लिश में इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, यहाँ पे देख सकते हो सीमांत आगम परिवर्तन की दर है, ठीक है, हिंदी में देख लिया। लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन बी लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन सी लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ, दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे, और डी बोला यहाँ पे नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है इज द रेट चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, फॉर्मूला भी मैंने बताया था, वे टीआर जो होगा, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू से ही हम लोग चेंज की बातें किया जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा जवाब सही है। ऑप्शन ए प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड, ऑप्शन बी सप्लाई कर्व इज राइज लेफ्ट टू अपवर्ड राइट, ऑप्शन सी लिखा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, और ऑप्शन डी लिखा हुआ ऑल ऑफ द एबव। ये सारे जवाब मुझे सही नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सही है, देख लो हिंदी में भी देख लो, ठीक है ना। आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इसका जवाब डी है, ठीक है ना, सारे जवाब इसका सही है क्योंकि सारे स्टेटमेंट ये सही सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नहीं 91 पे अभी है। 91 बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे फॉर्मूला की बातें चल रही भैया, तो 91 की अगर बातें करें तो चेंज क्वांटिटी चेंज प्राइस बाय 100, हाँ बिल्कुल यही जवाब सही है, 91 का ए लगा दो, यही फॉर्मूला आपका सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा जो है स्टॉक में नहीं आएगा। ऑप्शन ए क्वांटिटी ऑफ मनी, ऑप्शन बी वेल्थ, ऑप्शन सी 500 रुपीज नोट्स, ऑप्शन डी बोला गया मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, क्या लिखा हुआ है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। थोड़ा हिंदी में भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक नहीं है। मुद्रा का परिणाम धन 500 रुपया और मौद्रिक व्यय, 92 का हो जाएगा मौद्रिक व्यय मतलब मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है, डी इसमें से स्टॉक नहीं है, नॉट लिखा हुआ, ठीक है, ये सब स्टॉक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर बोला यहाँ पे अ persistent फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, क्या होगा, बोला वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में अगर निरंतर गिरावट को क्या कहा जाएगा। अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन, जब घटता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा, डिफ्लेशन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं डिफ्लेशन, ठीक है, बढ़ता तो इन्फ्लेशन, घटता तो डिफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी लग जाएगा, ठीक है ना, हिंदी में भी आप लगा सकते हो अब स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, amongst the following what is C in the multiplier 1 by 1 minus C, ठीक है। अब इसमें C क्या है, ऑप्शन से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स,
ऑप्शन बी सब्सटेंसी लेवल ऑफ कंजम्पशन, ऑप्शन सी बोला गया कंजम्पशन और ऑप्शन डी लिखा हुआ है कैपिटल। 94 की अगर बातें बोले बच्चा ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही होता है इस सी का मतलब, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे लग जाएगा ए अमॉन्ग्स द फॉलोइंग व्हाट इज सी इज मल्टीप्लायर, यही है सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएससी, एमपीसी यहाँ पे सी। अभी अभी क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए भैया, तो जो मल्टीप्लायर है केस हम लोग बातें करते हैं तो 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, तो इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स की बातें चलाते हैं, ठीक है। तो लगा देना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोला गया, हिंदी में पढ़ लो, पढ़ लिया होगा। चलो चलते इसको इंग्लिश में देखते हैं। विच फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इसमें से कौन सा गलत है। अब आराम से पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड, बात सही है। ऑप्शन बी लिखा है यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम नोन एज कंजम्पशन फंक्शंस। ऑप्शन सी लिखा हुआ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, ये भी सही है। केन्स बोला गया प्रोपोनेंट द सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, तो यहाँ पे तो 95 का तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए 95 का केन्स प्रोपोनेंट, ये तो नहीं किए थे ना भैया, ये तो प्रोपोनेंट नहीं किए थे केन साहब, नहीं किए थे, मालूम होना चाहिए कौन किए थे, यहाँ पे ये नहीं किए थे। बाकी बात ये सब जवाब इसका मुझे लग रहा है सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत कौन सा है। केन साहब प्रोपोनेंट द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड का बातें नहीं कहे थे, इसी वजह से यहाँ पे लग जाएगा भैया डी। तो 95 का क्या हो जाएगा बच्चा, डी लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 95 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, which of the following is the causes of trade cycle? ऑप्शन से डिफ्लेशनरी कंडीशंस, ऑप्शन बी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। 96 की अगर बातें करें दोनों जवाब सही है, तो यहाँ पे जो लग जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है सी। 97 पे चलते हैं फटाफट। बोले यहाँ पे फिजिकल डिफिशियंसी डिफिसिट इक्वल्स किसके बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन की बातें बोला है। 97 की अगर बातें करें तो बोला यहाँ पे प्राइमरी डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अभी बोला गया प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट है। ऑप्शन सी बोला गया टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। फिजिकल डिफिसिट तो ये कहता है जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है खर्चा वो ज्यादा है और रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो बहुत ही कम है, ये भी जवाब सही है। बराबर किसके होगा। अब प्राइमरी डिफिसिट में जो है प्लस में इंटरेस्ट पेमेंट भी बातें कर लेते हैं, तो मुझे तो ये दोनों आंसर सही नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को क्या बच्चा लग रहा है, इस आंसर्स को आप वेरीफाई करके बताना, ठीक है ना। वैसे तो मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे सकता, प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है ना। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जो आया वो खर्चा से ज्यादा है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे कम हुआ, तभी तो यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे वैसे तो बीज है ना आपका 99% सही नहीं 100% ये सही है, इसमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको शामिल कर लो और इसको भी शामिल कर लो। तो 97 की अगर बातें करें तो आप लोग वैसे दोनों शामिल कर लो, बाकी आपका जवाब क्या है मुझे आप कमेंट करो, ठीक है। ये 97 नंबर क्वेश्चन है, मुझे तो दोनों जवाब सही नजर आ भैया। प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट भी होता है, और ऐसा ना हो जो वर्ड का हेरफेर हो, वैसे तो यहाँ पे हम बी लगा देंगे और डी लगा दें। आपका क्या जवाब है, रिपीट हो गया मेरा डायलॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें 98 नंबर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। विजिबल आइटम्स इंक्लूड्स बोला गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शन बी लिखा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नैरो कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ऑप्शन सी लिखा है फॉर्म्स अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, और ऑप्शन डी लिखा हुआ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात तो यहाँ पे सही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था क्या गलत या सही, तो यह बोल रहा था क्या बोल रहा था भैया, गलत, है ना। तो गलत के हिसाब से यहाँ पे कौन सा गलत है, क्योंकि डी तो सही जवाब है, सी भी अगर बातें करें तो सही जवाब है 98 का, ठीक है ना। अब मुझे बी के हिसाब से सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नैरो कॉन्सेप्ट होता है, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस ट्रेड नहीं, यही तो गड़बड़ खा गए, ये धोखा खा गए। बी जो है ना यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब स्टेटमेंट फॉल्स के हिसाब से आएगा तो इसमें तो आप रट के नहीं जा सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। लो भैया फिर से आ गया। ऑप्शन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन भी बोला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ऑप्शन सी बोला रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड और ऑप्शन डी बोला स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स राइज टू चॉइस। तो 99 का यहाँ पे जवाब मुझे ये सही नजर आ रहा है क्योंकि स्टेटमेंट सही की बातें बोला है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है पैरेलल टू एक्सिस नहीं होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हैज नो कोएक्सिस्टेंस प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों नहीं आते हैं, सिर्फ प्राइवेट आते हैं और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था सही जवाब तो डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। 100 नंबर बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बताओ बच्चा क्या होना चाहिए, इसमें फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग अगर चलेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ इसका फॉर्मूला है चेंज y बाय चेंज x। y कॉमोडिटी है, x भी कॉमोडिटी है, ठीक है ना। इसके चेंज को ही हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 100 क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया। अब बच्चों आपको बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें क्या है, ठीक है ना। और इसका जवाब आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है ना। आप अच्छे से जाके वीडियो में सर्च करें, वीडियो बना हुआ है जिसमें लिखा होगा 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का, उसमें ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएंगे। हाँ मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन जवाब नहीं दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो जो कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आया। वैसे आपके पास टाइम कम है, आपके पास बुक होंगे उसमें से आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के याद कर सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन होता है किताबें पढ़ना, ठीक है ना। अगर आप किताब को अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लिए हैं, आपके पास नोट्स होंगे उसको अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ ले तो आपका एग्जाम और भी बेहतर बन सकता है। ये लास्ट मोमेंट पे ये फाइनल पेपर की बातें कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसको भी तो देखना ही पड़ेगा। तो जहां पे भी क्वेश्चन अपने जब वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो, फिर याद करो, लिखो जैसे हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से यहाँ बातें करो। ठीक है, तो ये था आपका 30 क्वेश्चंस। अब चलते हैं यहाँ पे इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पे जो कि 8 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे है ना। और ये क्वेश्चंस आप 100% अच्छे तरीके से रट के जाओ, समझ के जाओ, एग्जामिनेशंस में 100% चांस है आने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए बच्चे, है ना। आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इकोनॉमिक्स का इस सेशंस का 2025-26 के सेशंस का अब अगर कहा जाए जो कि 2 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो अब वीडियो आपका रिविजन्स के लिए 100 क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। अब आपका आएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट का, चाहे वो बिजनेस स्टडीज की बातें करें या अकाउंटेंसी की बातें करें, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से देखना और समझना होगा ताकि आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे विश यू ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे से आपको लिखने हैं, समझने, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ने नहीं है। चाहे आपको जैसे भी आता हो आपको लिखना ही पड़ेगा। फेल वही होता है जो अच्छे से लिखना नहीं जानता है। ठीक है ना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करता है उसका पेपर खाली जाता है, उसमें वो हो जाता है फेल। और एक सजेशन और रहेगा, पहले आप क्या करो, जो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है पहले उसको अच्छे ढंग से लिख लो, अच्छे राइटिंग के साथ साफ सुथरा तरीके से, ठीक है ना। फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओएमआर शीट पे बनाने का कोशिश करें। ठीक है ना, ये इससे क्या होगा आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्या है ना, जो पहले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, एमसी क्वेश्चन बना लेते हैं, उसमें टाइम अगर आप ज्यादा दे देते हो तो लिखने वाले टाइम जो होता है सब्जेक्टिव उसमें टाइम कम बच जाता है। उसमें मान लीजिए पेपर अगर छिना गया तो फिर क्या हो सकता है। इसीलिए आप पहले 2 या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का ही जवाब दो। ठीक है बच्चों, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।